देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। एक बार कंफर्म कर दो। यस मैम आ गया। अच्छा देखो, हम लोग यहाँ पर जो है इशू ऑफ शेयर्स ये वाला टॉपिक जो है कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास जो कंप्लीट किया था उसमें टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर तक किया था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इक्विटी शेयर के बारे में जो इंट्रो दिया हुआ है वो पढ़ के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट दिन एक क्वेश्चन किया भी था, इलास्ट्रेशन 1। ये देखो ये वाला क्वेश्चन। गुड इवनिंग शिवास। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग है ना? हाँ इवनिंग है। तो ये देखो हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 1 तक किया था। ठीक है, तो अब हम लोग इक्विटी शेयर के बारे में थोड़ा सा पता कर लेते। वैसे देखो तुम लोग कंपनी लॉ में जो है ये सब पढ़ते हो, लेकिन अकाउंट्स में भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखो यहाँ पर है तो हम बता देते हैं। इक्विटी शेयर्स का देखो, इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। ठीक है, इट मीन्स दैट दे डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट इन द मैटर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड जब दिया जाता है, डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया जाता है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है। वही चीज बता रहा है कि डिविडेंड जब दिया जाएगा तो इसपे इनका कोई प्रेफरेंस नहीं होता है कि इनको आगे मिलेगा या इतना नंबर टाइम पे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कैपिटल रीपेमेंट का मतलब है जब कैपिटल को रिटर्न करना होता है। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर जो है इरिडीमेबल नहीं होता है, ऐसा हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था कि हमारे इंडिया में जो रूल्स है उसके हिसाब से नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है इशू करना मना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर अनलेस मेंशन अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर आर नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल। मतलब इरिडीमेबल नहीं होना चाहिए। इरिडीमेबल मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी भी उसे रिडीम नहीं करेंगे। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में भी प्रेफरेंस की तरह इक्विटी का कोई स्पेशल मैटर नहीं है कि कब इनका कैपिटल रिटर्न होगा। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितना डिविडेंड मिलेगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, और ये वेरी कर सकता है हर साल। लेकिन प्रेफरेंस का ऐसा नहीं होता है, उनका फिक्स्ड होता है। ठीक है, उसी रेट पे मिलता जाता है। रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब कौन से साल कितना डिविडेंड दिया जाएगा, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट। ऑब्वियसली प्रॉफिट जितना है उसी हिसाब से ना डिविडेंड देंगे। प्रॉफिट कम है तो ज्यादा डिविडेंड कहाँ से बांटेंगे, और अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो ज्यादा डिविडेंड मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, एक मिनट आगे चला गया। अब यहाँ पर बोल रहा है आफ्टर सेटिस्फाइंग द राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलेगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो भी उनका राइट्स है वो मिलने के बाद जो बचता है उसके ऊपर डिपेंड करके मिलेगा। दिस शेयर्स कैरी वोटिंग राइट्स, जो कि प्रेफरेंस वालों का नहीं था। इक्विटी शेयर का वोटिंग राइट्स होता है। हो भी ना क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट भी लेने के लिए रेडी है, लॉस भी लेने के लिए रेडी है, तो इनका डिसीजन लेने का हक है। डिसीजन कैसे लिया जाता है? बाय वोटिंग राइट्स। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 परमिट्स इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड, वोटिंग और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब्ड रूल। बोल रहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये परमिशन है कि इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, डिविडेंड का डिफरेंशियल राइट, वोटिंग डिफरेंशियल राइट, या फिर अलग कोई डिफरेंशियल राइट्स के साथ हम लोग इसे इशू कर सकते हैं। ठीक है, द शेयर्स कैन बी इशूड बाय द कंपनी आइदर फॉर कैश। मतलब इक्विटी शेयर जो इशू किया जाता है वो कैश के लिए भी किया जाता है। नॉर्मली देखो कैपिटल रेज करने के लिए शेयर इशू किया जाता है, और कभी कभी जो है अदर देन कैश भी होता है। जैसे हमें कोई फिक्स्ड एसेट खरीदना है तो हम अपने क्रेडिटर को शेयर इशू कर सकते हैं, तो वो अदर देन कैश हो गया। ठीक है, अब देखो अगर कैश के लिए इशू किया जाता है तो वो किस तरह से होता है उसके बारे में छोटा सा यहाँ बता रखा है। To issue shares, private company depend upon private placement of shares. Public company issues prospectus. Private company privately share place करती है, जबकि public company prospectus issue करती है जिसमें वो प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ रहता है। फिर वो मतलब prospectus public पढ़ती है। वहां पर लिखा हुआ रहता है कि कंपनी में कंपनी का शेयर होल्ड करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना करके एक एक शेयर है। ठीक है,
एंड इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर। इनवाइट का मतलब है वो प्रोस्पेक्टस पढ़ के लोगों के दिमाग में जाता है कि हाँ ये कंपनी क्या करने वाली है, तो हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इसी को बोला जाता है इनवाइट। टू डिस्कस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वी शैल कंसेंट्रेट ऑन पब्लिक कंपनीज हु इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इक्विटी शेयर्स। अब अकाउंट्स में हमें क्या पढ़ना है, क्या हमें इश्यू ऑफ शेयर्स प्राइवेट कंपनी का पढ़ना है कि पब्लिक कंपनी का? तो बोल रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हमें पब्लिक कंपनी का ही सीखना है यहाँ पर। सिमिलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज एप्लीकेबल इन अदर केसेस, हाउएवर फॉर जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स the word equity is replaced with the word preference। बोल रहा है कि अगर कभी भी इक्विटी की जगह प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ है, ऐसा बात बोला गया है क्वेश्चन में, या फिर प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन है, तो सिर्फ इक्विटी के जगह प्रेफरेंस लैंग्वेज यूज करो, काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें इसके लिए कोई अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं सीखना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर का कोई ट्रीटमेंट अलग नहीं है, बस नाम चेंज कर दो, शेयर के आगे प्रेफरेंस लगा दो, तो वो प्रेफरेंस शेयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बन जाएगा। A public company issued prospectus inviting general public to subscribe for its share। पब्लिक कंपनी prospectus इशू करती है जिसके थ्रू से वो पब्लिक को ये बोल रही है कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, आप इस पे चाहिए तो पैसा लगा सकते हैं, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, अगर लॉस होगा तो लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। अगर ऐसा शेयर इशू करिए दैट इज इक्विटी शेयर। ऑन द बेसिस ऑफ prospectus applications are deposited in a schedule bank by the interested parties along with the amount payable at the time of application in कैश। तो बोल रहा है कि कैसे करके हम लोग अपना पैसा जो है कंपनी तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम लोग किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो किस तरह से हो सकता है, आज के डेट पे तो ऑनलाइन वगैरह पे होता है। इसके अलावा भी देखो एप्लीकेशन का पैसा जो है वो हम लोग शेड्यूल बैंक जो है वहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कैश में। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो दिया जाएगा उसको एप्लीकेशन मनी बोला जाता है। पहला बार जो हम लोग पैसा पेमेंट करते हैं उसका नाम होता है एप्लीकेशन मनी। और उस पर एक रूल्स देखो क्या बोल रहा है, एज पर सेक्शन 39 ऑफ द Companies Act 2013 application money must be at least 5% of the nominal value of the share। तो शेयर का जो भी नॉमिनल वैल्यू होगा, अगर शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है तो एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम इसका 5% होना चाहिए। इससे ज्यादा वो चलेगा, इससे कम होने से नहीं चलेगा। ठीक है, ये कौन बोल रहा है, ये कंपनीज एक्ट 2013 बोल रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ इशू, मतलब इशू का एक क्लोजिंग डेट होता है। ठीक है, मतलब प्रोस्पेक्टस एक 7 दिन 8 दिन इस तरह से 1 वीक के तौर पे जो है वो चलते रहता है। तो बोल रहे हैं आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ इशू द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेट मतलब जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिलअप करने का, जैसे अभी एग्जाम फॉर्म फिलअप चल रहा है तो उसका एक लास्ट डेट होता है ना, उसी तरह से लास्ट डेट होता है ये जो शेयर खरीदने का भी। कंपनी डिसाइड अबाउट अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन कंसल्टेशंस विद सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज कंसर्न। तो लोगों ने तो बहुत सारा एप्लीकेशन डाल दिया होगा, लेकिन किनको अलॉटमेंट देना है और किनको नहीं देना है वो कंपनी सेबी के साथ मिलके सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलके कंसल्टेशन करके डिसाइड करती है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 ए कंपनी कैन नॉट प्रोसीड टू अलॉट शेयर अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड बाय द कंपनी। इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था, कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन करवाना पड़ता है। अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं करवा पाएगा कंपनी तो वो अलॉटमेंट नहीं दे पाएगा। अब देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या लिखा है। A public limited company cannot make any allotment on shares unless the amount of minimum subscription stated in the prospectus has been subscribed and the sum payable as application money for such shares has been paid to and received by the company। वही चीज बोल रहा है कि कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर पाएगी अगर उसने मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है तो, और अगर पैसा जो भी ले रखा है वो कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाई। The amount of minimum subscription is to be disclosed in prospectus by the board of director taking into account the following। बोल रहा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज मतलब बताना पड़ेगा। और इसके अलावा प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा मतलब बताना पड़ेगा कंपनी को, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। अब ये क्या होता है, कंपनी शुरू होने के पहले जो भी खर्चा होता है, प्री इसीलिए बोला जाता है, कंपनी शुरू होने के पहले जो भी खर्चा होता है उसे बोला जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। जैसे कोई लीगल फॉर्मेशन का जो भी काम हो रहा है, इस तरह का जो भी खर्चा होता है तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कमीशन पेएबल ऑन इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करवाना कोई मामूली बात नहीं है। कंपनी मान लो है मुंबई का, ठीक है,
और शेयर तो इंडिया में हर जगह उनको सब्सक्राइब करवाना है। अब हर जगह जा जाके कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है कि शेयर सब्सक्राइब करवा दे, तो कंपनी का जो है एजेंट के थ्रू से अपना काम करवाती है, तो एजेंट को कमीशन देना पड़ता है। तो कमीशन कितना दे रही है कंपनी, उसका डिटेल्स। फिक्स्ड एसेट परचेस्ड और टू बी परचेस्ड, कंपनी जो भी फिक्स्ड एसेट खरीद रही है या खरीदने वाली है उसका डिटेल्स। वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए कंपनी को, वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे बिजनेस करने के लिए कंपनी के पास कितना पैसा होना चाहिए उसका डिटेल्स, वो भी प्रोस्पेक्टस में रिटर्न होना चाहिए। इसके अलावा एनी अदर एक्सपेंडिचर फॉर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, या फिर बिजनेस को चलाने के लिए अगर किसी और तरीके का एक्सपेंडिचर डे टू डे का होता है तो उसका भी डिटेल्स प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है देखो, एज पर गाइडलाइंस ऑफ द सेबी के हिसाब से द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड इन an issue shall not be less than 90% of the offer through offer document, provided that in case of an initial public offer the minimum subscription to be received shall be subject to allotment of minimum number of specific security as prescribed by security contract rule 1957। ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90% ऑफ द ऑफर, जितना हम लोगों ने पब्लिक को ऑफर किया है, जो हम लोगों का इशूड कैपिटल है उसका 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। ये कहां पर बोला गया है, ये बोला गया है प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब जब कंपनी आईपीओ इशू करती है फर्स्ट टाइम, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड शैल बी सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज। अच्छा, ये कहां बोला है, सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट 1957, हमें बस इतना याद रखने से हो जाएगा। इफ द कंपनी डज नॉट रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ द इशू, all application money received shall be refunded to the applicants forthwith but not later than। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग को पता है कि कंपनी अगर 90% सब्सक्राइब नहीं करवा पा रही है तो कंपनी को जितना भी पैसा कंपनी ने ले रखा है वो सारा रिटर्न करना पड़ेगा, लेकिन कितने दिन के अंदर रिटर्न करना पड़ेगा उसका भी एक जो है स्पेसिफिक टाइम दे रखा है, नॉट लेटर देन 15 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू इन केस ऑफ नॉन अंडर रिटर्न इशू। नॉन अंडर रिटर्न मतलब अगर एजेंट बिना ही हम लोगों ने इशू करवाया था, अंडर राइटर बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो शेयर बिकवाते हैं उन एजेंटों को बोला जाता है अंडर राइटर। अगर हम लोग किसी भी एजेंट का हेल्प लिए बिना इशू करवा रहे थे और हम लोग का 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो हमें लॉ के हिसाब से पैसा रिटर्न कर देना है पब्लिक का। तो अगर नॉन एजेंट वाला, नॉन अंडर राइट रिटर्न वाला अगर इशू है तो कितने दिन के अंदर हमें रिटर्न कर देना पड़ेगा, 15 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। ठीक है, मतलब क्लोजर ऑफ द इशू मतलब एप्लीकेशन, मान लो अगर एप्लीकेशन जो आया था, मतलब जो प्रोस्पेक्टस था उसके थ्रू से एप्लीकेशन का लास्ट डेट आज था, ठीक है, तो आज के बाद से 15 दिन के अंदर पैसा रिटर्न कर देना है अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हो रहा है तो। नहीं तो 70 days of the closure of the issue in case of underwritten issue where minimum subscription including development obligation paid by the underwriter is not received within 60 days of the closure of the issue। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर हम लोग एजेंट के थ्रू से सब्सक्राइब करवा रहे हैं अपना शेयर तो उसमें एक बेनिफिट होता है, क्या होता है, ये जो अंडर राइटर होते हैं ना, अंडर राइटर ये जो है ये होते हैं काफी रिच पर्सन, काफी रिच पर्सन होते हैं। ये इनके पास होता है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, ठीक है, इनके पास क्या होता है पता है, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट होता है, मतलब ये कभी इंसॉल्वेंट नहीं होंगे ऐसा इनके पास प्रूफ रहता है। तो इनको इनके थ्रू से शेयर बिकवाने का एक बेनिफिट ये होता है, ये प्रॉमिस करते हैं कंपनी को कि हम लोग कोशिश करेंगे आपका 90% मतलब 100% ही शेयर बिक जाए, अगर नहीं बिकता है तो हम लोग खरीद लेंगे, जितने भी अंडरराइटर को अपॉइंट किया जाएगा वो शेयर खरीद लेंगे। मतलब ये कंफर्म है कि कंपनी का शेयर 90% क्या 100% सब्सक्राइब होगा। फिर भी अगर ऐसा होता है कि 90% ही सब्सक्राइब हुआ तब बोल रहा है देखो 70 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू, जैसे मान लो आज लास्ट डेट था, इसके बाद 70 days के अंदर in case of an underwritten issue where minimum subscription including development obligation paid by the underwriter is not received received within 60 days of the closure of the issue। जैसे अंडरराइटर प्रॉमिस करते हैं ना डे 1 में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के साथ अंडरराइटर का कि आपका सारा शेयर बिकवा देंगे, जो नहीं बिकेगा हम खरीद लेंगे। लेकिन खरीदने का मतलब क्या है
कंपनी को पैसा देना पड़ेगा अंडर राइटर को, तो उसका भी तो एक टाइम होगा। ऐसा तो नहीं है कि आज कंपनी बोलेगा तो आज दे दिया जाएगा। तो अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ है, मान लो अंडर राइटर के थ्रू से हम लोग सब्सक्राइब करवाना चाह रहे हैं, हम लोग का सब्सक्रिप्शन 80% हो रहा है, अब अंडर राइटर बोल रहा है ठीक है बाकी 20% हम खरीद लेंगे, जितने भी अंडर राइटर है, मान लो 3 अंडर राइटर है एबीसी, ये बोल रहे हैं हम लोगों ने तो पहले ही प्रॉमिस किया था जो बिकेगा बिकेगा, नहीं बिकेगा हम लोग खरीद लेंगे, लेकिन खरीदने का मतलब इनको पैसा देना पड़ेगा। अब ये कितने दिन के अंदर पैसा दे देना चाहिए, इनको बोल रहे हैं 60 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू, ठीक है, इतने दिन के अंदर दे देना चाहिए। अगर नहीं दे पा रहे हैं तब लेकिन गुड इवनिंग नॉमिनी। हाँ गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, अगर नहीं दे पा रहे, जो हम बोल रहे थे यहाँ पर, अगर ये इनके लिए टाइम दिया गया है, बोल रहे हैं कि अगर इन केस ऑफ एन अंडर रिटन इशू व्हेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑब्लिगेशन पेड बाय द अंडरराइटर इज नॉट रिसीव्ड विद इन 60 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू, बोल रहा है कि इनको 60 डेज के अंदर अपना पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा। मतलब ये जो 20% ये खरीदेंगे ना, इसका पेमेंट इनको 60 डेज के अंदर करना पड़ेगा। कब से लेके 60 डेज काउंट होगा? जिस दिन डेट ऑफ क्लोजर हुआ, ठीक है, जिस दिन डेट ऑफ क्लोजर हुआ उससे लेके 60 डेज के अंदर इनको क्या करना पड़ेगा, इनका पेमेंट कर देना पड़ेगा। अगर ये 20% खरीद लेते तब तो ठीक है, 100% सब्सक्राइब हो गया। अगर ये नहीं दे पाते 60 दिन के अंदर पैसा, तो फिर 80% ही सब्सक्राइब रहा, तो कंपनी को पूरा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये अंडर रिटर्न के केस में, अंडर राइटर के थ्रू से होने से। और अगर नॉन अंडर राइटर है तो 15 डेज के अंदर रिटर्न कर देना, क्योंकि और तो कोई स्कोप है नहीं कि किसी के थ्रू से पूरा सब्सक्राइब हो जाए, इसी वजह से। तो ये जो है जो लॉ का रूल्स है वो मैंने समझाया कि लॉ में ऐसा बोला हुआ है, मतलब कंपनीज एक्ट में ऐसा बोला हुआ है। द कंपनी रिजर्व्स द राइट टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट एन एप्लीकेशन फुल्ली और पार्शियली। कंपनी के पास ना राइट्स है, अधिकार है कि कंपनी जिसका एप्लीकेशन चाहे रिजेक्ट कर सकती है, जिसका एप्लीकेशन चाहे एक्सेप्ट कर सकती है, फुल्ली भी एक्सेप्ट कर सकती है, पार्शियली भी एक्सेप्ट कर सकती है। जैसे मान लो कोई ने 15 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उसे 10 ही शेयर का अलॉटमेंट दिया, दैट इज पार्शियली अलॉटमेंट। सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स बिकम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड आर रिक्वायर्ड टू पे द सेकंड इंस्टॉलमेंट व्हिच इज नोन एज अलॉटमेंट मनी। तो पहला इंस्टॉलमेंट का नाम था एप्लीकेशन मनी, और जैसे ही अलॉटमेंट मिल जाएगा तो कंपनी उन्हें अलॉटमेंट का पैसा देने के लिए बोलेगी, जिसको बोला जाता है अलॉटमेंट मनी। एंड अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स गेट बैक देयर मनी। जिनको कंपनी ने अलॉटमेंट नहीं दिया उनका पैसा कंपनी रिटर्न कर देती है। हाउएवर इन केस ऑफ डिले इन रिफंडिंग द मनी, अगर कंपनी को पैसा रिटर्न करने में देरी होता है, जो स्पेसिफाइड टाइम है उससे अगर देरी हो जाता है, तो कंपनी को इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा वो पैसा। द कंपनी बिकम्स लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ रिफंड। सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट इफ एनी टू बी कॉल्ड बाय द कंपनी आर नोन एज कॉल। इसके बाद अगर कंपनी और कोई इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है तो उसका नाम होता है कॉल मनी, ठीक है। अब कॉल मनी को ना अलग अलग नाम बोला जाता है, जैसे कि फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह से नाम लिया जाता है, ठीक है। तो नाम होता है, तो मेन 3 ही होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल मनी। और कॉल मनी का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एज पर सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेशन मनी मस्ट बी एटलीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। लेकिन सेबी रेगुलेशन के हिसाब से मिनिमम एप्लीकेशन मनी टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी शैल नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस। ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर बोल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 बोल रहा है कि जो एप्लीकेशन मनी है वो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू का 5% कम से कम होना चाहिए। और सेबी क्या बोल रहा है, मिनिमम एप्लीकेशन मनी जो होगा वो कितना होना चाहिए, वो बोल रहा है शैल नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस। इशू प्राइस एंड नॉमिनल वैल्यू सेम नहीं होता है। नॉमिनल वैल्यू मतलब जो वैल्यू होना चाहिए, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। इशू प्राइस का मतलब होता है कि हम लोग जिसमें पब्लिक को इशू कर रहे हैं। अब नॉमिनल इशू प्राइस जो है वो नॉमिनल वैल्यू भी हो सकता है, इशू प्राइस जो है वो ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू भी हो सकता है, इशू प्राइस जो है वो लेस देन नॉमिनल वैल्यू भी हो सकता है। अगर लेस देन हुआ तो बोलेंगे डिस्काउंट में इशू हुआ है, अगर ग्रेटर देन हुआ तो हम लोग बोलेंगे प्रीमियम में इशू हुआ है, अगर इक्वल हुआ तो बोला जाता है पार में इशू हुआ है। ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सेबी के हिसाब से 25% ऑफ इशू प्राइस होना चाहिए, ठीक है। मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो चलेगा। फिर क्या बोल रहा है,
According to Section 24 of the Companies Act 2013, matters related to issue and transfer of securities will be administered by the SEBI and not by the company law board. बोल रहा है कि सेक्शन 24 में क्या बता रखा है कि जितना भी मैटर्स है रिलेटेड टू इश्यू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ये कौन देखता है? सेबी देखता है, कंपनी लॉ बोर्ड नहीं देखता है। ठीक है, ये सेबी देखता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हमें क्या बोल रखा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है वो थोड़ा सा हमें याद दिलाने के लिए बोल दिया, एप्लीकेशन मनी। सेकंड वाले को अलॉटमेंट, थर्ड वाले को फर्स्ट कॉल, फोर्थ वाले को सेकंड कॉल एंड सो ऑन, लास्ट वाले को फाइनल कॉल बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ जर्नल एंट्रीज दिया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन में जा रहे हैं। ठीक है, मतलब अकाउंट्स के पार्ट में अब चले जाएंगे। अब हम मुझे कोई थियोरिटिकल तुम लोग को बताना नहीं है, बस अगर कुछ रूल्स वगैरह आएगा तो बताते जाएंगे। जैसे यहाँ पर बोला है अगर शेयर इशू हो रहा है, कंपनी ने शेयर इशू किया है, तो उसका एंट्री क्या होगा? तो सबसे पहले लोग एप्लीकेशन का पैसा जमा करेंगे, मतलब एप्लीकेशन फिलअप करेंगे और पैसे के साथ उसे जमा करेंगे। तो कंपनी के पास पैसा आएगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी के पास पैसा किस चीज का आया? शेयर एप्लीकेशन का। फिर कंपनी इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करेगी? शेयर कैपिटल में। तो एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इस तरह से होता है। ठीक है, ये कंबाइन छोड़ो, ये जो अलॉटमेंट लिखा हुआ है। फिर कंपनी अलॉटमेंट के लिए टाइम दे देती है। जैसे एप्लीकेशन का होता है ना, इतने दिन के अंदर एप्लीकेशन भरना है, उसी तरह से अलॉटमेंट का टाइम दे देती है कि इतने तारीख के अंदर अलॉटमेंट का पैसा दे देना है। तो कंपनी ये सोचती है कि मैंने जितने लोगों को अलॉट करने का सोचा है उन सबसे मुझे पैसा मिलने वाला है। देन कंपनी अलॉटमेंट का क्या करती है? ड्यू एंट्री। तो एंट्री क्या होता है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अगर ये इक्विटी हुआ तो इक्विटी लिख दो, अगर ये प्रेफरेंस हुआ तो प्रेफरेंस लिख लो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है दोनों के केस में। ठीक है, सिर्फ नाम अलग लिखने से ही हो जाएगा। तो ड्यू हो गया। ड्यू होने के बाद जब पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इस तरह से फाइनल कॉल का भी हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा अलग भी बताया है। मतलब अगर हम लोग सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, जैसे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अच्छा ये सेपरेट नहीं, मान लो कभी कभी क्वेश्चन में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को मिक्स्ड अप करके दे दिया है, लैंग्वेज मिक्स्ड अप करके दे दिया है, तब हमें मिक्स्ड अप लैंग्वेज में लिखना होता है। ठीक है, ये देखो समटाइम्स सेपरेट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनीज आर पास्ड थ्रू ए कंबाइंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये हम लोग तभी करेंगे अगर क्वेश्चन में हमें इस तरह से लैंग्वेज दिया हुआ है, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो हम लोगों को अगर अलग अलग दे रखा है हम लोग जरूर अलग अलग ही करेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो कॉल मनी। कॉल में भी पहले ड्यू होगा, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, जब पैसा मिल जाएगा बैंक टू शेयर कॉल। ठीक है, इस तरह से एंट्री हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। और हमें पता है कितने तरह से शेयर सब्सक्राइब होता है, फुल सब्सक्राइब होता है, और जो है ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन। हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का सब्सक्रिप्शन हुआ है, मतलब फुल सब्सक्राइब, जो है ओवर सब्सक्राइब, या फिर अंडर सब्सक्राइब। व्हेनेवर ए कंपनी डिसाइड टू इश्यू शेयर टू पब्लिक इट इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के थ्रू से ही कंपनी जो है पब्लिक को इनवाइट कर सकती है शेयर लेने के लिए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय इट। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी ने जितने सारे एप्लीकेशंस रिसीव किए हैं, मतलब क्या बोल रहा है देखो, रिसीव एप्लीकेशंस फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय देम। जितना शेयर इशू हुआ है उतने सारे ही एप्लीकेशन फॉर्म मिल गए, ऐसा जरूरी नहीं होता है। कभी कभी हो सकता है कि जितना शेयर सब्सक्राइब करवाने का सोचा था उतना ही हो गया, इसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब इफ द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, जितने शेयर्स ऑफर किए गए, मान लो 1000 शेयर ऑफर किए गए हैं फॉर सब्सक्रिप्शन, एंड द नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक आर सेम, मतलब पब्लिक ने 1000 शेयर ही सब्सक्राइब किया है, तो इसको बोला जाता है फुल सब्सक्रिप्शन। टू स्टार्ट डिस्कशन ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इश्यू ऑफ शेयर, लेट अस एज्यूम दैट द इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो सीखने वाले अभी हम लोग सबसे पहले फुल सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ एक क्वेश्चन मिलेगा हमें, इलस्ट्रेशन 2। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2।
देखो क्या दिया है, बोल रहा है कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच पेबल ऑन एप्लीकेशन 15 ऑन अलॉटमेंट 20 और ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 15। तो कंपनी बोल रही है वो 10,000 शेयर जो है इन मतलब 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, ठीक है, और एक एक शेयर का दाम रखा गया है 50 रुपए, तो इसको क्या बोला जाता है, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। अब पे कैसे करना है, एप्लीकेशन के टाइम पे 15 रुपए देना पड़ेगा, अलॉटमेंट के टाइम पे 20 रुपीज देना पड़ेगा, और फाइनल कॉल के टाइम पे 15 रुपीज देना पड़ेगा। तो ये टोटल देखो 50 हो गया। इस तरह से कोई भी एक जन को एक शेयर लेने के लिए इस तरह से पेमेंट करना पड़ेगा। एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 10,000 मतलब फुल्ली सब्सक्राइब, 10,000 शेयर सब्सक्राइब करने का सोचा था, 10,000 शेयर ही सब्सक्राइब हुआ है। एंड ऑल द एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव बीन अप्लाइड, मतलब किसी को रिजेक्ट नहीं किया कंपनी ने, जिसने जितने सारे शेयर्स के लिए अप्लाई किए हैं सभी को उतने सारे शेयर्स का अलॉटमेंट मिल गया है। एंड इंस्टॉलमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी, और ये इंस्टॉलमेंट में जो पैसा मिलने वाला था कंपनी को सारा पैसा मिल गया है, ठीक है। सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, हमें बोला है जर्नल एंट्री दिखाओ कंपनी के बुक्स में, ठीक है। तो नॉर्मली कंपनी अकाउंट्स जो है वो जर्नल बेस्ड चैप्टर ही होता है, तो हमें जर्नल एंट्री करके दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो कंपनी का नाम यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है, कंपनी का नाम, ठीक है, तो कंपनी का नाम तो नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ। अगर कंपनी का नाम होता तो वो नाम दे देना पड़ता डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पब्लिक जो भी जिनको भी पसंद आएगा वो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा भरेंगे। तो कंपनी के पास सारा पैसा ही मिला है, तो 10,000 एप्लीकेशन का पैसा मिला है कंपनी को, तो कंपनी क्या एंट्री करेगा, यहाँ कोई डेट नहीं, अगर डेट होता तो हम लोग दे देते, ठीक है। तो पैसा आ रहा है तो कंपनी क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और किस चीज का पैसा आया, एप्लीकेशन का, तो क्या लिखना पड़ेगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देखो जब कोई शेयर का नाम हमें एग्जैक्टली नहीं बोलेगा कि इक्विटी था कि प्रेफरेंस, ऑलवेज एज्यूम कि इक्विटी शेयर था, ठीक है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि कंपनी सबसे पहले इक्विटी शेयर ही जो है रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट ही है, स्क्रीन शेयर कर ले। अच्छा, करंट चला गया था बोल के, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। आई होप और नहीं होगा, चलो ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 जो हम लोग कर रहे थे, तो पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, क्या रहा है, ठीक है, बार बार लोड शेडिंग हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर इंटू 10,000 इंटू हो जाएगा, एप्लीकेशन का पैसा कितना है 15, तो 10,000 इंटू 15, तो यहाँ पर 1,50,000 हो जाएगा, ठीक है, 1,50,000 एप्लीकेशन का पैसा। अच्छा, अगर तुम लोगों को बाई चांस कुछ भी ऐसा हो कि स्क्रीन नहीं दिख रहा है या सुनाई नहीं दे रहा तो मुझे बताओगे, ठीक है, क्योंकि बार बार जो है नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हाँ है इस वजह से। नहीं देख पाए। এবারে দেখা যাচ্ছে? ম্যাম দেখতে পাচ্ছি না। না এখন তো देखते पाচ্ছ ना, তাহলে সব जिन लोग को नहीं दिख रहा है ना एक बार रीजॉइन करो, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो एक बार रीजॉइन करो। अब देखो दिख रहा है, एक काम करते हैं रीशेयर करते हैं स्क्रीन को, फिर बताओ दिख रहा है कि नहीं।
दिख रहा है? No, না ma'am. ব্ল্যাঙ্ক দেখাচ্ছে পুরোপুরি ব্ল্যাঙ্ক দেখাচ্ছে যাও, দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা ठीक है, तुम लोग रहो, हम एक बार रीजॉइन कर रहे हैं, फिर बताओगे। ठीक है, तुम लोग मत जाओ। ठीक है, हम एक बार रीजॉइन कर। ম্যাম ক্যামেরা এসছে कैमरा तो आ गया है। अच्छा, अब स्क्रीन भी बताओ, स्क्रीन दिख रहा है? হ্যাঁ ম্যাম हाँ मैम, ये हाँ अच्छा ठीक है, तब अब दिखेगा। अच्छा, थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम होगा, फिर जब करंट आएगा तो मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग चले मत जाना, ठीक है। हम बोल नहीं पाए, उसके पहले ही जो है सब डिस्कनेक्ट हो गया। तो थोड़ा अगर प्रॉब्लम होता है तो वेट करोगे, हम लोग ज्वाइन कर लेंगे फिर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये देखो, यहाँ पर हम लोग का एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। अब इसमें क्या है ना, नरेशन लिखना जरूरी होता है, तो हम एक बार लिख देते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बीइंग एप्लीकेशन मनी अच्छा, तुम लोग को दिख रहा है? देखो, मैंने तो मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है, बट करंट चला गया। दिख रहा है? मतलब मुझे शायद अंधेरे में दिख रहा नहीं होगा। नहीं तुम लोग अभी नहीं दिख रहा है। स्क्रीन স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? না স্ক্রিন এখন দেখা যাচ্ছে না। हाँ ম্যাম দেখা যাচ্ছে আচ্ছা, কারোর দেখা যাচ্ছে, কারোর দেখা যাচ্ছে না। আমরা রিশেয়ার করে দিচ্ছি, আবার কারেন্টটা চলে গেল, সেই কারণে দাঁড়াও, আমি রিশেয়ার করে দিচ্ছি। বারবার কারেন্টটা যাচ্ছে আসছে বলে অটোমেটিক্যালি ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। কেন হচ্ছে কে জানে এরকম। हाँ देखा जाচ্ছে। দেখা যাচ্ছে? এবার দেখো। আচ্ছা, সবাই দেখতে পাচ্ছ তো? দেখো, তাহলে আমি শুরু করছি। यस मैम। अच्छा ठीक है, चलो फिर। दिख रहा है ना सबको? देखो, मुझे सबका आवाज ना क्लियरली नहीं आ रहा है, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है। নমনীল দেখতে পাচ্ছো? না না এখন পাচ্ছি না দেখতে। পাচ্ছ না? তাহলে একবার রিজয়েন করো। ঠিক আছে। হুম, এবার দেখো। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, মানে আপনি কি কিছু মানে লেখা শেয়ার করেছেন নাকি? না ওপরে ওই স্ক্রিনটাই শুধু দেখা যাচ্ছে মানে না না, যারা। আমি আমি এখনো কিছু লেখা শেয়ার করিনি। এই যে এবারে করলাম, দেখো ইলাস্ট্রেশন 2 দেখতে পাচ্ছো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি। আমি এতক্ষণ शेयर করিনি কিছু। अच्छा, चलो अब दिख रहा है सबको। अब लिखना स्टार्ट करते, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या किया जाएगा? इस पैसे को किस लिए रेज किया गया है? कैपिटल रेज करने के लिए। ठीक है, ये पैसा क्यों पब्लिक से लिया गया है? ताकि हमारे पास कैपिटल हो, तो इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कितना ट्रांसफर होगा? जितना पैसा लिया है हम लोगों ने, 1,50,000। being capital, being transferred to capital, being transfer टू कैपिटल। ठीक है, ये कैपिटल में चला जाएगा ये वाला पैसा। अच्छा, इसके बाद
ड्यू एंट्री होता है। देखो इसमें हम लोगों ने क्या किया, रिसीव्ड और ट्रांसफर किया। अब क्या करेगा ना, कंपनी डेट दे देगा कि इतने दिन के अंदर अलॉटमेंट का पैसा दे देना है। तो कंपनी क्या करेगा, कंपनी एक ड्रीम देखेगा कि मुझे 10,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा मिलने वाला है, और ये जो मिलने वाला है इस पे कंपनी एंट्री करेगा। मतलब ड्यू, जो ड्यू हो रहा है, मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है, तो मिलने वाला है, उसके लिए कंपनी ड्यू एंट्री करेगा। और उसका एंट्री होता है, ड्यू एंट्री होता है इस तरह से, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 10,000 इंटू, ये देखो अलॉटमेंट का जितना है 20 करके, यानी 2 लाख। इसका नरेशन लिखना चाहिए, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, हम ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है। अच्छा, अब जब रिसीव होगा तो रिसीव का एंट्री लिखेंगे, पैसा मिल रहा है तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितना, 1,50,000, क्योंकि सभी ने पैसा दिया है, सॉरी 2 लाख, गलती से 1,50,000 लिख दिए, 2 लाख होगा ये वाला ना, ये अमाउंट का एंट्री होगा 2 लाख। अच्छा, ये हो गया अलॉटमेंट। इसके बाद देखो फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ये भी ड्यू होता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर पे सारे पैसे मिले हैं, यानी जितना करके था, एक एक शेयर पे 15 रुपए करके था, तो पूरा ही मिलेगा 1,50,000, being first and final call due, being first and final call due। और यहां पर हो जाएगा, जब पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,50,000, being amount received, being amount received। तो देखो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इससे हमें एक नॉलेज मिलेगा कि किस तरह से एंट्री होता है। तो देखो सबसे पहले एंट्री होता है यहाँ पर, ये दो एंट्री दिख रहा है, ये एप्लीकेशन से रिलेटेड है। एप्लीकेशन से बाकी सब में एक डिफरेंस होता है। एप्लीकेशन में ना कंपनी क्या करती है, पहले एप्लीकेशन का पैसा ले लेती है, फिर उस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है। और अलॉटमेंट के केस में कंपनी क्या करती है कि कंपनी को पता है वो कितने लोगों को अलॉटमेंट देने वाली है, वो डिसाइड कर लेती है। ठीक है, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंसल्टेशन करके, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे ना थ्योरी में, तो फिर ये डिसाइड जब कर लेती है कि हमें 10,000 शेयर्स को अलॉट करना है, तो फिर कंपनी ये भी सोच लेती है कि उसे कितना पैसा मिलने वाला है। अब ये पैसा पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो डिपेंड कर रहा है कि सारे लोग पैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे जिन्होंने अप्लाई किया है। अब देखो ये ड्यू एंट्री, अगर ध्यान से देखो, फिर बीच में चला गया था, चलो पता नहीं आज इतना डिस्टर्ब क्यों हो रहा है।
अच्छा देखो, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देखो यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और ये देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट को एक बार हटाते हैं तो बचता क्या है, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर को भी हटाओगे तो बैंक टू कैपिटल। मतलब बिजनेस में कैपिटल इंट्रोडक्शन का जो एंट्री होता है ना, कैश टू कैपिटल, वही वाला ये है। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्टली पैसा नहीं आ रहा है ना कि कैश टू कैपिटल करते। पहला बात है कंपनी का बात है तो कैश के जगह बैंक यूज करेंगे, और ये ऐसा वैसा कैपिटल नहीं है, ये शेयर से शेयर इशू करके कैपिटल है। और कौन सा शेयर, इक्विटी शेयर, इसीलिए इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इस तरह से नाम हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हम लोग का हो गया नॉर्मल सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन, मतलब जितना शेयर के लिए सब्सक्राइब किया गया उतना सारा शेयर ही सब्सक्राइब हुआ है। ठीक है, अब देखो अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जितना शेयर कंपनी ने सोचा था उससे कम शेयर जो है वो सब्सक्राइब अगर हुए हैं। तो ये देखो, इट मींस द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक ने जितना शेयर सब्सक्राइब किया उससे ऑफर ज्यादा किया गया था। जैसे मान लो कंपनी ने 10,000 शेयर के लिए ऑफर किया था और लोगों ने 9,000 शेयर ही सब्सक्राइब किया, इसे बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। In this case, the journal entries as discussed above are passed, but one change, that is calculation of application allotment for that matter. The call money is based on number of shares actually applied and allotted. ये बात समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे। बोल रहा है कि एंट्रीज वगैरह सेम होगा, लेकिन जो हम लोग मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को लिख रहे हैं ना, मॉनिटरी वैल्यूज को, इसमें चेंजेस होगा। क्यों होगा, अगर जितना शेयर अप्लाई किया है उतने सारे लोगों ने पैसा नहीं दिया है तो ऑब्वियसली चेंज होगा। जैसे वहां पर 10,000 से ही हर जगह पे कैलकुलेशन हुआ, बट अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो चेंज हो सकता है। कैसे होगा वो एक क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन। क्या बोला है देखो, ऑन 1 अप्रैल 2020 ए लिमिटेड इशूड 43,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन में 20 रुपीज देना है, अलॉटमेंट में 25 देना है 1 अक्टूबर एंड 25 देना है 1 फेब। तो अलॉटमेंट के बाद क्या होता है, ये दोनों कॉल होगा, इसको हम लोग फर्स्ट कॉल बोल सकते हैं, इसको सेकंड कॉल। यहाँ पर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है, लेकिन हम लोग को तो पता है ना, हम लोगों ने पहले थियोरेटिकली पढ़ रखा है, पहले वाले पैसे को एप्लीकेशन, उसके बाद वाले को अलॉटमेंट, उसके बाद वाले को कॉल बोला जाता है। अगर 2 कॉल है तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ऐसा नाम दे सकते हैं। बाय 20th में 40,000 शेयर्स वेयर अप्लाइड। 20 मई के अंदर 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जबकि ऑफर्ड था 43,000, तो 3,000 का शॉर्टफॉल हुआ, जिसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। एंड ऑल एप्लीकेंट्स वेयर एक्सेप्टेड, ऑल एप्लीकेशंस वेयर एक्सेप्टेड, मतलब 40,000 का 40,000 एप्लीकेशन ही कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब 40,000 एप्लीकेशन पे कंपनी को 20 रुपए करके कितना पैसा मिल गया होगा, 8 लाख। ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ पर 43 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 43,000 एप्लीकेशन जमा ही नहीं हुआ, जबकि 40,000 जमा हुआ, तो उतने ही एप्लीकेशन पे पैसा मिलेगा। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून, अलॉटमेंट किया गया है 1 जून को। ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वेर रिसीव्ड ऑन 15 जुलाई। देखो 1 जून को अलॉटमेंट डिक्लेयर किया गया और लोगों को टाइम दिया गया कि 15 जुलाई के अंदर पेमेंट कर दो, इसीलिए लिखा हुआ है देखो, जितने भी पैसे हैं अलॉटमेंट में वो 15 जुलाई के अंदर रिसीव्ड हो चुके। दोज ऑन फर्स्ट कॉल, अब ये फर्स्ट कॉल होगा, फर्स्ट कॉल वे रिसीव्ड ऑन 20th अक्टूबर, जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन व्हेन अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2021। बोल रहा है कि जर्नलाइज करके दिखाओ अगर जो कंपनी है उनका अकाउंट्स क्लोज होता है 31 मार्च 2021 को। ठीक है, तो हम लोग जर्नल एंट्री करके दिखाते हैं। In the books of कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, तो हम ना और नैरेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, नैरेशन हम एक दिखा दिए, ये इसी तरह से नैरेशन लिखते जाना है। ठीक है, और नैरेशन लिखेंगे तो काफी टाइम जाएगा, इसलिए हम जस्ट क्वेश्चन जो है मतलब एंट्रीज करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई नैरेशन में प्रॉब्लम लगे तो मुझे पूछ सकते हो कि क्या होगा इसका। अच्छा, सबसे पहले देखो एप्लीकेशन का पैसा मिला। एप्लीकेशन का पैसा कब मिला, देखो 20th मई को 40,000 शेयर्स वेयर अप्लाइड फॉर एन एप्लीकेशन वेयर एक्सेप्टेड, मतलब इसी दिन पैसा मिल गया होगा। तो 20th मई को पैसा मिला है एप्लीकेशन का, तो यहाँ पर डेट हो जाएगा May 20।
अच्छा ईयर क्या है, ईयर है 2021, तो ये 2020 है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है किस चीज का, एप्लीकेशन का, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा कितने शेयर अप्लाई किए गए, 40,000। अगर 43,000 लिख दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि 3,000 शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब किया ही नहीं, इसीलिए तो अंडर सब्सक्रिप्शन है। लेकिन एग्जाम में तो हमें बोलेगा नहीं कि हेडिंग दे दिया अंडर सब्सक्रिप्शन, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में तो हमें पढ़ के समझना पड़ेगा, तभी तो हम लोग कंसेप्ट के साथ चलते हैं। तो 40,000 इंटू 20 ऐसे लिखेंगे 8 लाख। अब ये पैसा कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल में। तो इसमें जैसे हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, और जब ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर का डेट कौन सा होगा पता है, ट्रांसफर का डेट होगा ये देखो, अलॉटमेंट जिस दिन किया जाता है। देखो अगर हमें जो एप्लीकेशन का पैसा मिला है ये पूरा रखना है, तो ये इतने सभी शेयर्स को अलॉटमेंट देने पड़ेंगे। मतलब जिस दिन डिसाइड हो जाता है कि ये अलॉटमेंट हम लोग करने वाले, उसी दिन सारा पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होता है। तो 1 जून को, ठीक है, जून 1 को पूरा का पूरा पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री ऐसे होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख। तो देखो सेम यहाँ पर भी वही वाला केस होगा। बिजनेस में जैसे पैसा इंट्रोड्यूस करने से हम लोग क्या लिखते हैं, कैश टू कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर कैश के जगह लिखेंगे बैंक, क्योंकि ये कंपनी है। कैपिटल के जगह इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो यहाँ भी वही हुआ, बैंक, ये मैंने क्यों काट दिया, देखो यहाँ पर मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये दोनों देखो डेबिट क्रेडिट होके क्या हो गया, कैंसिल हो गया। वही वाला चीज बन रहा है। हमें हर जगह पे ये चीज को ध्यान से देखना है कि हम लोग का नेट एंट्री यही वाला होना चाहिए, चाहे वो एप्लीकेशन हो चाहे वो अलॉटमेंट हो। अब अलॉटमेंट का बात आएगा, ठीक है। अलॉटमेंट इसी डेट को किया जा रहा है, तो एंट्री क्या होगा, शेयर या फिर इक्विटी शेयर लिख सकते हो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब कंपनी सोचेगी कि मुझे 40,000 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, मिलने वाला है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 40,000 शेयर्स पे कितना मिलने वाला है, अलॉटमेंट का अमाउंट देखो है 30 रुपीज, तो ये हो गया 12 लाख। अच्छा ये कब का बात है, ये जून 1 का ही बात है। इसी दिन अलॉटमेंट का सोचा कंपनी ने, तो कैपिटल में सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया, और अलॉटमेंट में कितना मिलेगा इसके लिए कंपनी ने अपना दिमाग लगाया कि हाँ मुझे 12 लाख मिल जाएगा, ठीक है। अब सच में इतना मिलेगा कि नहीं वो तो रिसिप्ट डेट पे पता चलेगा। और रिसिप्ट कब हुआ है, 15 जुलाई को। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये देखो 15 जुलाई को, ठीक है। 15 जुलाई को पूरा पैसा जो है रिसीव हो गया है। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 12 लाख पूरा का पूरा पैसा रिसीव हो गया। अच्छा अब अलॉटमेंट के बाद कंपनी को मिलना चाहिए फर्स्ट कॉल का पैसा, तो ये कब मिलेगा, डेट देखो डेट अगर क्वेश्चन में है तो हमें डेट भी सही से ही लिखना पड़ता है। ये देखो 1 अक्टूबर को कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा है, 1 अक्टूबर को, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 अक्टूबर। तो पहले अलॉटमेंट बोल रहे हैं, फर्स्ट कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा पहले कंपनी ड्यू करेगी, ठीक है, 1 अक्टूबर को ड्यू करेगी। तो एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा वैल्यू क्या हो जाएगा, 40,000 इंटू 25, ये हो जाएगा 10 लाख। तो ये कंपनी ने सोचा 1 अक्टूबर को कि इतना पैसा कंपनी को फर्स्ट कॉल का मिल जाएगा। अब मिला कब देखो, दोज ऑन फर्स्ट कॉल वे रिसीव्ड ऑन 20th अक्टूबर, और ये पैसा रिसीव होता है 20th अक्टूबर को। तो 20th अक्टूबर को एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 10 लाख। अच्छा, 20 अक्टूबर को पैसा मिल गया। अब हम लोग सेकेंड कॉल का ड्यू करेंगे। उसका डेट देखो 1 फेब को है, 1 फेब 21। तो फेब 1 यहाँ पर 2021 लिख देते हैं, क्योंकि देखो इसके पहले जितने भी एंट्री थे वो 2020 रेस्पेक्ट में थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2021 लिख दिया। अब सेकेंड कॉल को ड्यू किया जाएगा। इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकेंड एंड फाइनल भी बोल सकते हो। ठीक है, वैसे तो कोई नाम दिया हुआ है नहीं इनका, हम लोग अपने मन से सेकेंड या फाइनल कॉल दोनों मिला के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले ड्यू एंट्री टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, कितना पैसा मिलेगा यहाँ पर? 40,000 इंटू 40,000 इंटू 25, यहाँ पर भी 25 यानी 10 लाख। अच्छा, और जब पैसा रिसीव होगा, देखते हैं कब रिसीव हुआ है। यहाँ पर कुछ बोला नहीं, हाँ बोला है 20। अच्छा, ये तो पहले वाला बोला है, 20 अक्टूबर फर्स्ट कॉल वाला था। इसका कुछ बोला नहीं है, बोल रहा है जनरलाइज द ट्रांजैक्शन व्हेन अकाउंट वेयर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। तो 31 मार्च के अंदर तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो कैसे होगा। तो मैंने 31 मार्च लिख दिया, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक डेट दिया नहीं था। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या देखना था, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन था तो सारा एंट्री जो है जितना सब्सक्राइब हुआ है उसके ऊपर करना है। यहाँ पर हम लोगों ने यही सीखा। ठीक है, इस क्वेश्चंस का मतलब देने का रीजन इतना ही था कि हम लोग ये समझे कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो 43,000 से नहीं होगा, 40,000 से होगा। ठीक है, अच्छा, अब ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। ये देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखो ओवर सब्सक्रिप्शन, देखो यहाँ क्या बोल रहा है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस इश्यू ऑफ शेयर इज आइदर अंडर और ओवर सब्सक्राइब। नॉर्मली अंडर या ओवर सब्सक्राइब होता है, प्रैक्टिकली एकदम एग्जैक्ट कंपनी 10,000 शेयर इशू की 10,000 ही हुआ, ना कम ना ज्यादा, ऐसा नहीं होता है। इफ एन इशू इज ओवर सब्सक्राइब, सम may be rejected and application money refunded. In respect of others, only a part of shares applied for may be allotted and excess amount received can be utilized towards allotment or call money which has fallen due or will soon fall due for payment. मतलब एक्चुअली ओवर सब्सक्रिप्शन होने पे दो पॉइंट आता है, या तो रिफंड कर दो जितना एक्सेस हम लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा ले रखा, या तो प्रोराटा बोला जाता है। प्रोराटा का मतलब होता है कि अभी हम लोगों ने जो एक्सेस पैसा ले रखा है वो हम लोग रिफंड नहीं करके नेक्स्ट कॉल में उसे एडजस्ट कर लेते हैं, इसे बोला जाता है प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, अब वो हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो देखो ओवर सब्सक्रिप्शन का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है देखते हैं। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन, ये वाला इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं, इसमें क्या बोला है। बोल रहा है कि पंत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच। ठीक है, ये क्या हो गया, ये नॉमिनल वैल्यू हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, विच आर पेबल एज ऑन, कैसे पे करना है, 20 ऑन एप्लीकेशन पे। ठीक है, एप्लीकेशन पे 20 रुपीज देना पड़ेगा, अलॉटमेंट पे 10 रुपीज देना पड़ेगा, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 20 रुपीज देना पड़ेगा। बन गया 50 रुपीज। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स, तो 50,000 अलॉटमेंट करने का कंपनी के पास कैपेबिलिटी है। कंपनी ने 50,000 शेयर ही इशू किया था, बट 60,000 एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। द डायरेक्टर्स एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 एंड रिजेक्टेड द रेस्ट। ठीक है, तो डायरेक्टर जो है उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे जितना लेना है, मतलब मेरा जितना कैपेबिलिटी है 50,000 का, हम उतना ही रखेंगे, बाकी 10,000 पे जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया वो हम रिफंड कर देंगे। तो मुझे ये बताओ कंपनी के पास कितना एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, बता सकते हो कंपनी के पास कितना एक्स्ट्रा पैसा आ गया है जो कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा? बोलो कितना रिफंड करना पड़ेगा, कंपनी के पास कितना एक्सेस पैसा आ गया है। अगर कंपनी ने 50,000 शेयर सब्सक्राइब करवाने का सोचा था और 60,000 एप्लीकेशन आ गया, तो एक्सेस 50,000 नहीं, 5 एक्सेस, लाख का, हाँ 5 लाख का मतलब 10,000, 5 लाख हो रहा है।
10,000 एप्लीकेशन ज्यादा हुआ ना? 50,000 की जगह अगर 60,000 एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो चुका है तो 10,000 एप्लीकेशन, इसका 50 हो रहा है ना, तो 5 लाख हो रहा है। 50 नहीं होगा ना, वही पूछना है। देखो 50 रुपए हमें एक्सेस मिला या कितना मिला? जब एप्लीकेशन जमा हो रहा है तभी तो हम लोगों ने रिफंड कर दिया, तो एप्लीकेशन का पैसा मल्टीप्लाई करेंगे कि पूरा 50 मल्टीप्लाई करेंगे, ये सोचो। ओ सॉरी, हाँ 2 लाख। 2 लाख होगा ना। हम लोग 50 रुपए तो लिया नहीं है ना, हम लोगों ने अभी तक सिर्फ 20 लिया है। इसके बाद अलॉटमेंट वगैरह होता है, जितने लोगों को अलॉटमेंट देंगे उतना ही अलॉटमेंट का पैसा मांग सकते हैं। तो ये 50 से मल्टीप्लाई नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। जो 10,000 एप्लीकेशन जो ज्यादा जमा हो गया है उस पे हम लोगों ने कितना रुपया ले लिया होगा? 20-20 रुपया ज्यादा लिया होगा एक एक एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, सो जर्नल एंट्रीज इफ कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी टू रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स। बट अब आगे क्या हुआ, 50,000 शेयर्स कंपनी ने सोचा था अलॉट करेगा, लेकिन 45,000 शेयर्स पे ही अलॉटमेंट का पैसा मिला है, मतलब बाकी पे नहीं मिला। अब देखते हैं, देखो कैसे एंट्री होगा। इलस्ट्रेशन 4, पंत लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों को मिलेगा एप्लीकेशन का पैसा। वैसे देखो इसमें कोई डेट नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग नॉर्मल करते हैं। चलो यहाँ पर एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब हमें ना कंसेप्ट के साथ चलना चाहिए। अब जर्नल एंट्री क्या होता है? ऑल अबाउट मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। अब हमें कितने सारे शेयर्स पे पैसा मिला पता है? 60,000 शेयर्स पे पैसा मिला है। तो पैसा तो रिसीव हम लोगों ने 60,000 शेयर्स पे ही कर रखा है, तो 60,000 शेयर्स पे कर रखा है। एप्लीकेशन का पैसा 20 रुपए करके, तो हम लोग के पास 12 लाख रुपीज आ चुका है। अब इसमें से हमें रिफंड करना है वो बात अलग है, लेकिन पैसा जितना आया है ट्रांजैक्शन के हिसाब से वो तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, तब हमारा एंट्री क्या होगा? देखो ऐसे होगा जैसे हो रहा था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और हमेशा याद रखो कैपिटल में वही पैसा जाएगा जो हम लोगों ने इशू करने का सोचा था। तो कैपिटल में हमेशा 50,000 ही जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का इशूड कैपिटल कितना है? 50,000, तो उसी से ये रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पर 50,000 इंटू 20 ही कंपनी दिखा सकती है, इससे ज्यादा कभी नहीं दिखा सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 लाख। और कंपनी ने बोला कि हम बाकी रिफंड कर देंगे जो मेरे पास एक्सेस आ गया। तो पैसा मिलने से बैंक डेबिट, पैसा जाने से बैंक क्रेडिट। अब कितना एक्सेस ले लिया है? कंपनी को लेना था 50,000 एप्लीकेशन का पैसा, क्योंकि 60,000 एप्लीकेशन आ चुका है, तो 60,000 पे यानी 10,000 हम लोगों ने एक्सेस ले रखा है। तो 10,000 पे एक एक पे 20 रुपए करके 2 लाख हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिया है, और ये हमें रिफंड करना है। तो ये डेबिट कितने से होगा? जितने से क्रेडिट हो रखा है, तब ना जाके कैंसिल होगा। सोच के देखो, तभी ना कैंसिल होने वाला है। ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कैंसिल आउट, तो पैसा मिला, उसमें से 2 लाख चला जाएगा, 10 लाख हम लोग अपने कैपिटल में दिखा सकते हैं। ये लॉजिकली सही है, और इसको हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के थ्रू से इस तरह से दिखाएंगे। अच्छा, अब हम लोग का हो गया अलॉटमेंट का एंट्री। अब अलॉटमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे? ड्यू एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट कितना करेंगे? 50,000 ही क्वेश्चन में बता भी दिया है। देखो 50,000 का ही हम लोग को अलॉटमेंट करना है, बाकी रिजेक्टेड हो जाएगा। तो 50,000 अलॉटमेंट अगर देंगे तो एक एक अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलेगा हमें? 10 रुपीज। तो 50,000 पे 50,000 इंटू 10 यानी 5 लाख रुपीज मिलेगा, ऐसा कंपनी का सोचना है, ठीक है। अब देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो देखो नहीं मिला है, क्योंकि 45,000 पे पैसा मिला, 5,000 ने नहीं दिया। ऐसा होता है, ठीक है। जैसे मैंने सोचा कि मुझे एक शेयर खरीदना है, मैंने एप्लीकेशन भर
भर दिया, आगे फिर सोचा नहीं करना है, नहीं भरा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है मुझे नहीं करना है आगे तो हम नहीं करेंगे तो कंपनी को नहीं मिलेगा पैसा, ठीक है। तो कंपनी ने तो सोच रखा था भाई मुझे मिलेगा इतना, लेकिन जब मिलने वाला था पैसा तब रियलिटी में क्या हुआ देखो, बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा मिला, तो कितना पैसा मिला 45,000 पे मिला, बाकी पे नहीं मिला। तो 45,000 इंटू 10 तो कितने पे कितना पैसा मिला 4,50,000। जो नहीं मिला उसको यहाँ पर बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। देखो जो नो नहीं मिला वो कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, लॉस को डेबिट किया जाता है, इसलिए ये डेबिट हो गया। कॉल्स इन एरियर का मतलब पैसे के लिए बोला गया, कॉल किया गया, बट कॉल जो है वो एरियर ही रह गया, मतलब बाकी रह गया, पैसा नहीं मिला। कितने सारे शेयर्स पे नहीं मिला, 5,000 पे, क्योंकि मिलना तो चाहिए था 50,000 पे, 45 पे मिला तो 5,000 पे नहीं मिला, और एक एक शेयर पे 10 रुपीज, तो फिर 5,000 शेयर पे 50,000 रुपए नहीं मिले, ठीक है, 50,000 रुपए नहीं मिले। 2 हो जाएगा यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। जैसे होता है अलॉटमेंट डेबिट हुआ है तो अलॉटमेंट को क्रेडिट भी होना पड़ेगा सेम अमाउंट से, ठीक है। तो ये हो गया 5 लाख। तो कंपनी ने 5 लाख का ड्रीम लिया था, सपना लिया था 5 लाख का कि हाँ मुझे 5 लाख मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में कंपनी को 4.5 लाख मिला, 50,000 नहीं मिला, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, प्लस यहाँ पर कॉल्स इन एरियर का कंसेप्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्ट हुआ हम लोग का इलास्ट्रेशन 4 में, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं इलास्ट्रेशन 5। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, द दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। दोनों शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू जो है वो 100 करके ही है। इक्विटी शेयर 50,000 है, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख है। द शेयर कैपिटल वाज टू बी कलेक्टेड एज अंडर। इक्विटी शेयर का पैसा कैसे मिलेगा, एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट में 20, फर्स्ट कॉल पे 30, फाइनल कॉल पे 25। प्रेफरेंस शेयर का 20 मिलेगा एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 20, फाइनल कॉल पे 30। और इस तरह से टोटल दोनों केसेस में देख लो 100 रुपीज हो रहा है। ये देखो 30, 20, 50, 30, 20, 50, 50, 50, 100, और यहाँ पर 30, 20, 50 और ये 25, 25, 50, 50, 100 है ना। अब हमें करने क्या बोला है देख लेते क्या करने बोल रहा है हम लोग को। All these shares were subscribed, सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए, मतलब इक्विटी as well as preference shares. Final call was received on 42,000 equity shares and 88,000 on preference shares. बोल रहा है कि सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हुए, लेकिन फाइनल कॉल जब रिसीव हुआ तब सिर्फ 42,000 पे हुआ, जबकि 50,000 शेयर सब्सक्राइब्ड हुए थे, मतलब 8,000 पे नहीं मिला, कॉल्सिनेरियर को होगा। और 1 लाख में सिर्फ 88,000 प्रेफरेंस शेयर्स पे हमें फाइनल कॉल मिला। प्रिपेयर करने बोला है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, प्रिपेयर द कैश बुक, हमें बोला है कैश बुक बनाने के लिए, एंड जर्नलाइज द रिमेनिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब कैश बुक बनाने का मतलब है कैश का जितना भी ट्रांजैक्शन है, जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, इस तरह का जो भी ट्रांजैक्शन है उसे अलग से दिखाओ, कैश बुक में दिखाओ, ठीक है। और जो कैश मतलब कैश डेबिट या क्रेडिट वाला एंट्री नहीं हो रहा है उसे हमें नॉर्मल जर्नल बोल के दिखाना है। ऐसा क्वेश्चन हमें करने के लिए बोल रहा है, तब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैश बुक बनेगा एक, और एक नॉर्मल जर्नल एंट्री बनेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन 5। तो एक यहाँ पर बना लेते हैं जर्नल, एक तो जर्नल के लिए जगह बना लेते हैं, जो नॉर्मल जर्नल एंट्रीज हमें लिखना पड़ेगा, और इसके लिए इतना जगह आई थिंक काफी है, हाँ। और पीछे बना लेते हैं कैश बुक। कैश बुक कैसे होता है, लेजर की तरह होता है देखने में, है ना, लेजर फॉर्मेट में होता है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, हम लोग को एंट्री पता होना चाहिए, तभी हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसे कैश बुक में लिखेंगे और किसे हम लोग जो है नॉर्मल जर्नल में लिखेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोगों को एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगा, तब एंट्री हम लोग का इस तरह से होगा, देखो हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
और 2 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, हम लोग कंबाइनली भी लिख सकते हैं, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, या फिर अलग अलग भी लिख सकते हो, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और बैंक टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एंट्री कितने से होगा, 50,000 इक्विटी शेयर पे 25 मिलेगा और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर पे 20, तो ये 20 लाख हो जाएगा और ये 50,000 पे 25 रुपए करके 12,50,000 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये बैंक वाला एंट्री है तो ये कैश बुक में जाएगा, तो हमें कैश बुक में क्या लिखना पड़ेगा, कैश बुक में क्या होता है, कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है, डिस्काउंट कॉलम होता है, तो यहाँ पर बैंक कॉलम ही होगा क्योंकि सारे बैंक ट्रांजैक्शन होंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 2 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन और वैल्यू ये वाला और ये वाला लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग जर्नल एंट्री में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हम लोगों का कैश फ्लो का एंट्री है, मतलब पैसा आ रहा है। अब पैसा आए या जाए, कैश का एंट्री होगा तो हमें लिखना पड़ेगा, तो यहां पर लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट हो जाएगा 50,000 इंटू 25, 12,50,000 और हो जाएगा 2 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, हम यहाँ पर डॉट डॉट देके लिख दे रहे हैं। ठीक है, 1 लाख इंटू 20 लाख हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद कौन सा एंट्री होता है, इसके बाद हम लोग का ट्रांसफर एंट्री होता है। तो ट्रांसफर एंट्री कैसे होगा, पैसा मिल गया, अब हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब ये जो एंट्री मैंने अभी रीड किया ना, ये हम लोग का यहाँ जर्नल में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कैश या बैंक से रिलेटेड एंट्री नहीं है। कौन से वाले एंट्री का बात करें, ट्रांसफर वाले, मतलब ये वाला। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर पहला एंट्री। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12,50,000 इक्विटी शेयर वाला वैल्यू है। और नेक्स्ट हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका वैल्यू है 20 लाख। अच्छा, अब नेक्स्ट होगा अलॉटमेंट का एंट्री। तो अलॉटमेंट का तो पहले ड्यू एंट्री होता है, तो ड्यू एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये पहले एंट्री हो जाएगा। तो क्योंकि वो बैंक वाला एंट्री है नहीं, तो यहां पर लिखेंगे जब बैंक या कैश जो भी बोलो तब ये कैश बुक में आएगा। ठीक है, तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलेगा, अलॉटमेंट में 50,000 इंटू 20, तो ये हो गया 10 लाख। मैं এগুলো প্রেফারেন্স যদি একসাথে করলে হয় না, হ্যাঁ একসাথে করতে পারো, মানে এরকম বলছো তো, মানে ইকুইটি অ্যাপ্লিকেশন প্রেফারেন্স অ্যাপ্লিকেশন 2 বলে দুটো লিখে দিলে এরকম বলছো তো? হ্যাঁ ম্যাম, তাহলে একবারে হয়ে গেল যে টোটালটা বেশি দিলাম। হ্যাঁ ওটাও করা যেতে পারে, অসুবিধা নেই, আমি আলাদা আলাদা লিখে ফেলেছি। যদি একসাথে করতে চাও কোনো অসुविधा नहीं। देखो अगर चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल था, तो इसको इसके साथ भी कंबाइन करके लिख सकते थे, मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इस तरह से कंबाइन करके भी लिख सकते हो, तो थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मतलब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा तो कंबाइनली कर सकते हो, और अगर समझ में आ रहा है तो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लिखने से थोड़ा जल्दी होगा और ऐसे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, ये भी कर लेते हैं एंट्री, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये हो जाएगा 1 लाख, नहीं प्रेफरेंस शेयर कितना था, हाँ 1 लाख इंटू 30,
1 लाख इंटू 30, तो ये हो गया 30 लाख। ठीक है, अब जब पैसा रिसीव होगा तब एंट्री क्या होगा? पैसा रिसीव होने से एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पर अगेन एंट्री हो जाएगा टू, इस तरह से लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, इक्विटी शेयर वाला वैल्यू कितना था देख लेते हैं, 10 लाख और 30 लाख, 10 लाख और 30 लाख लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 10 लाख, यहाँ पर लिख दिया 30 लाख। अच्छा, अब इसके बाद देखो फर्स्ट कॉल, और हमें कौन सा वाला पैसा नहीं मिला था, हम लोग को बोला गया था फाइनल कॉल नहीं मिला था। चलो फर्स्ट कॉल तो मिला है, तो फर्स्ट कॉल का भी हम लोग एंट्री कर लेते, पहले ड्यू एंट्री फर्स्ट कॉल का, फिफ्थ नहीं ये नंबर। তাহলে हाँ बोलो। প্রেফারেন্স ফাইনাল আর ইকুইটি শেয়ার ফাইনাল দুটো একসাথে করে দিলেই হয়ে যাবে। এটা এখানে বলছো মানে পুরোটা লিখে নিতে বলছো? হ্যাঁ ম্যাম, বলছিলেন যে তাহলে এখানে দুটো একসাথে করে দিলেই হয়, প্রেফারেন্স আর ইকুইটি শেয়ারে। হ্যাঁ করে করে, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি একটা কম্বাইন করে দেখিয়ে দিচ্ছি। चलो एक कंबाइन एंट्री भी करके दिखा देते हैं। फर्स्ट कॉल का देखो, फर्स्ट कॉल का हम लोग को पहले हमें ड्यू एंट्री करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ऐसे इक्विटी शेयर कंबाइनली कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा ना, अभी हमें 43 से अलग दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे पूरा रिसीव नहीं हुआ है, तो इसका अलग ही कर लेते हैं, नहीं तो ना समझ में नहीं आएगा सबको। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हम इसीलिए अलग कर रहे हैं, बाकी करते तो प्रॉब्लम नहीं होता, इसमें हमें दिखाना पड़ेगा कि लास्ट वाले में हमें पूरा पैसा नहीं मिला है। तो 50,000 इंटू 30, तो ये हो गया 15 लाख। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम ऐसे शॉर्ट में लिख देते, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी नॉट कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इसमें हो जाएगा 1 लाख इंटू 20। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दिया ताकि जल्दी हो जाए, 1 लाख इंटू 20, तो ये हो जाएगा 20 लाख। अब जब पैसा मिल रहा है, इसमें भी पूरा पैसा मिल रहा है, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अच्छा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में हमें कितना पैसा मिल रहा है? 15 लाख और 20 हो जाएगा शायद, हाँ 15 और 20 15 और 20, ठीक है। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दिया, पूरा नहीं लिखा, ES लिख दिया इक्विटी शेयर, PS लिख दिया है प्रेफरेंस शेयर, और लास्ट, ठीक है। यहाँ पर 7th नंबर एंट्री हम लोगों को यहाँ पर जब एंट्री करेंगे तब लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, हम लोग का इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का ड्यू होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब फाइनल कॉल में ड्यू कितने से होगा? ड्यू तो उतने से ही होगा जितना कंपनी ने सोच रखा है, 50,000 से, ठीक है। ड्यू तो 50,000 से ही होगा, लेकिन जब रिसीव होगा तब कम होगा, 50,000 इंटू 25, तो ये 12,50,000 हो गया। तो कंपनी ने सोचा था इतना पैसा मिल जाएगा। एक एंट्री मेरा थोड़ा जगह शॉर्ट हो रहा है, हम यहाँ पर लिख देते हैं 8th नंबर प्रेफरेंस शेयर वाला। तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये हो जाएगा 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू कितना करके देखो 30, मतलब 30 लाख हो गया। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसका एंट्री रिसीव वाला दिखाना पड़ेगा, बट यहाँ पर जब रिसीव वाला एंट्री होगा तब कैसे होगा देखो, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, एंट्री तो वैसे ही लिखेंगे लेकिन अमाउंट कितना लिखेंगे वो देखना है। यहाँ पर ए लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये हो गया प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल कितना रिसीव होगा? जितना सोचा था उतना रिसीव नहीं हुआ है, 50,000 की जगह कितने का रिसीव हुआ है? 25 करके, ये देखो 42,000,
42,000 करके 25 चेक करके देखो कितना होता है, 88,000 करके 30, तो 30 इंटू 88 चेक करते हैं। 2640 और यहाँ 3 जीरो आ जाएगा और ये वाला हो गया 26,40,000 और ये 42 इंटू 25 और 3 जीरो, मतलब 1050 और 3 जीरो, मतलब 10,50,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग जर्नल में कॉल्सिनेरियर वाला जर्नल भी लिख सकते हैं। कॉल्सिनेरियर मतलब जितना पैसा नहीं मिला तो उसका एंट्री जर्नल में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर और एक एंट्री चाहे तो लिख सकते हैं, 9th और 10th नंबर, 2 एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और कॉल्सिन एरियर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। तो कितना करके कॉल्सिन एरियर होगा, जैसे यहाँ पर देखो 42 पे मिला, मतलब 8,000 पे नहीं मिला, सीधा बात है कि 8,000 पे नहीं मिला। 8,000 पे कितना करके नहीं मिला, 8,000 पे 25 करके नहीं मिला, और यहाँ पर 88 पे मिला, तो 1 लाख में से 88 पे मिला तो कितने पे नहीं मिला, 1 लाख माइनस 88, तो 12,000 पे नहीं मिला, वो कॉल्सिन एरियर हो गया। और 30 करके नहीं मिला तो ये हो जाएगा 3,60,000, और 8,000 इंटू 25 तो ये हो गया 2 लाख। ठीक है, 2 लाख करके हमें नहीं मिला। ठीक है, इक्विटी शेयर का नहीं मिला और ये प्रेफरेंस शेयर का नहीं मिला। अब देखो एंट्री भी कितना सुंदर मैचअप हो रहा है। ये देखो हम लोगों ने फर्स्ट कॉल को सॉरी फाइनल कॉल को कितने से डेबिट किया था, 12,50,000 से। ठीक है, यहाँ पर देखो फाइनल कॉल क्रेडिट कितने से हुआ, 2 लाख, बचा कितना 10,50,000, तो दूसरे किसी जगह पे 10,50,000 से क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होकर कैंसिल होगा। ये देखो 10,50,000, और यहाँ पर 26,40,000 से क्रेडिट हुआ है, और यहाँ पर 3,60,000 से, और दोनों का टोटल करोगे तो 30 लाख आएगा। तो ये हम लोग का एंट्री कंप्लीट हो जाता है। अब कैश बुक को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने से हमें ये पता चलेगा कि हम लोग के पास शेयर इशू करके कितना पैसा आया, और लेजर हम लोग दोनों साइड टोटल करेंगे और इसको हम लोग बाई बैलेंस सीडी बोल के क्लोज करके दिखा देंगे। तो टोटल करते कितना होगा, यहाँ पर 20 लाख और 10 लाख, 30 30 60 लाख, 60 लाख और 12,50,000, मतलब 72,50,000, 72,50,000। अच्छा, फिर यहाँ पर 15 और 20, 35, 35 और 10, मतलब 45,50,000, 45,50,000। अच्छा, प्लस 26,40,000। अच्छा, ये हो गया 1 करोड़, 1 करोड़ 44,40,000। ये क्वेश्चन में मेनली ये था कि अगर हमें कभी बोले कैश बुक बना के करना है तो उसका मतलब क्या होता है। कैश बुक बना के अगर करना है उसका मतलब इतना ही होता है कि हमें कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में दिखाना है और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बता रहा है। नेक्स्ट हमें बताया है कि शेयर अगर हम लोगों का डिस्काउंट में इशू हो, वैसे देखो डिस्काउंट में इशू होना परमिसिबल नहीं है, ये जब हम लोग स्टार्टिंग में इसका पूरा थियोरिटिकल पढ़ रहे थे तब देख रहे थे। लेकिन ये देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ए कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर मतलब जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को, डायरेक्टर को देता है पसीना बहाने के लिए, फ्री में नहीं देता है, कंसेशनल मतलब सस्ते में देता है, तभी डिस्काउंट का बात आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन में दे सकता है कि डिस्काउंट में किसी कंपनी ने शेयर इशू किया है, तो ठीक है हम लोग कर सकते हैं, तब हमें क्वेश्चन अगर देगा तो हम लोग करेंगे। शेयर इशूड एट प्रीमियम का मतलब होता है कि नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा में अगर शेयर को इशू किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। वही चीज यहाँ पर बोल रखा है
अगर प्राइस मोर देन फेस वैल्यू होता है तो हम लोग बोलते हैं उसे प्रीमियम में इशू किया गया है। और अगर प्रीमियम में इशू किया जाता है, प्रीमियम वैल्यू को एक सेपरेट अकाउंट में दिखाया जाता है जिसको बोला जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, अब यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रखा है, इस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। किस चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? जो सिक्योरिटीज प्रीमियम में हम लोगों ने पैसा दिखाया, ठीक है, मान लो 100 का शेयर 110 में इशू किया, तो हम लोगों ने 10 रुपए प्रीमियम में दिखाना है सिक्योरिटीज प्रीमियम में, और 100 रुपए का कैपिटल दिखाना है। तो ये पैसा क्या हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही यूज कर सकते हैं, उसका हमें डिटेल्स यहाँ दे रखा है, जो कि हमें पता होना चाहिए। थियोरेटिकली कभी भी पूछ सकता है। जैसे देखो क्या बोला है, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम the premium amount is credited to a separate account called securities premium account। ये सब मैंने बताया, because it is not a part of share capital, rather it represent a gain of a capital nature to the company। ये कंपनी के लिए गेन है। अब देखो कोई 100 रुपए का चीज, हमें पता है नॉमिनल वैल्यू मतलब जो होना चाहिए, 100 का चीज 110 में क्यों खरीद रहा है? जरूर उसको उसमें कुछ बेनिफिट दिख रहा होगा तभी, मतलब कंपनी अच्छा काम कर रही है इसलिए लोग 100 की चीजों को 110 देके खरीद रहे हैं, और कंपनी अपने अच्छे काम का बेनिफिट ले रही है, मतलब उसको गेन मिल रहा है। ठीक है, वो ज्यादा महंगा बेच पा रही है अपना चीज, मतलब शेयर को। तो बीइंग ए क्रेडिट बैलेंस, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्योंकि गेन है, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसे कहां दिखाया जाएगा? रिजर्व सरप्लस के हेड में। अब ये रिजर्व सरप्लस कहां आता है? जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था, बैलेंस शीट में यहाँ पर आता है शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद आता है रिजर्व सरप्लस। मैंने बोला भी था ये तुम लोगों को पूरा याद कर लेना है। ठीक है, इसलिए मैंने 2 क्लास जो है थ्योरी में, 2 क्लास क्या 3 क्लास मैंने थ्योरी में लगाया। ठीक है, इस वजह से तो रिजर्व सरप्लस में दिखना चाहिए। However, रिजर्व सरप्लस इज shown as shareholder fund in the balance sheet as schedule 3। बैलेंस शीट जो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनता है, वहां पर हम लोग शेयर होल्डर्स फंड के अंडर शेयर कैपिटल दिखाते हैं और रिजर्व सरप्लस दिखाते हैं, वहां पर ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट दिखेगा। फिर क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में बी यूज्ड बाय द कंपनी। कंपनी ये प्रीमियम का पैसा may be used, कहां कहां यूज कर सकती है? towards issue of unissued share of the company to be issued to the member of the company as fully paid bonus securities। मतलब एक अगर लैंग्वेज में बोले तो बोनस शेयर अगर कंपनी इशू करना चाहती है। अब ये बोनस शेयर क्या होता है? फ्री में जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, किसी नए वाले को नहीं, अगर पहले से कोई शेयर होल्डर है, जैसे कंपनी अपने एम्प्लॉय लोगों को स्वेट इक्विटी शेयर देती है, वैसे कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को खुश करने के लिए फ्री में शेयर देती है, जिसको बोला जाता है बोनस शेयर। तो जब कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी तब ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा काम पे लगा सकती है। ऐसा क्यों? नॉर्मली शेयर इशू करने से एंट्री होता है बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम लोग देख रहे हैं। अगर फ्री में कर रहे हैं तो बैंक तो डेबिट होने से रहा, बैंक तो डेबिट होगा नहीं, लेकिन कैपिटल तो जनरेट होगा, क्योंकि शेयर इशू कर रहा है तो कैपिटल बन रहा है बट पैसा नहीं आ रहा है। तो कैसे बनता है? एक्चुअली बोनस शेयर जब कंपनी इशू करती है तो कंपनी अपना रिजर्व सरप्लस को कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है, इसी को बोलते हैं फ्री में देना। तो जब रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है तो कंपनी इसका यूज कर सकती है जब कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी तब। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? टू राइट अप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। आज ही हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी को अपने प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ता है कि एस्टेब्लिश होने के पहले उसने क्या क्या खर्चा किया है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो वो खर्चे को राइट ऑफ, यानी उस खर्चे को जो है हमें एलिमिनेट करके दिखाना है धीरे धीरे। जैसे मान लो कंपनी का 10 लाख का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुआ है, कंपनी क्या कर सकती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे से इस खर्चे को धीरे धीरे राइट ऑफ कर सकती है। इसके अलावा टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी ऑफ द सिक्योरिटीज और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। या फिर कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी का अगर किसी तरह का खर्चा हुआ है, किस चीज का? कंपनी ने किसी तरह का कमीशन दिया है, जैसे कि अंडर राइटर को, मैंने बोला ना एजेंट के थ्रू से शेयर इशू करवाती है, तो मान लो उनको कमीशन दिया, उसका खर्चा। कंपनी ने कोई डिस्काउंट दिया, उसका खर्चा। या फिर एनी सिक्योरिटीज और डिवेंचर ऑफ द कंपनी, किसी भी सिक्योरिटीज या डिवेंचर को इशू करने का कमीशन, डिस्काउंट में इशू करने से जो भी एक्सपेंसेस हुआ उसको राइट ऑफ करने के लिए कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा यूज कर सकती है।
ठीक है। फिर क्या बोला है, टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर को जब रीपे कर रही है तो प्रीमियम पे कर रही है। प्रीमियम मतलब कंपनी ने अगर 100 रुपए लिए थे प्रेफरेंस शेयर के लिए और जब रिटर्न कर रही है 110 रुपए रिटर्न कर रही है, तो ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा रिटर्न कर रही है इसका पैसा कहां से आएगा? तो कंपनी के पास अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में उतना पैसा है तो कंपनी यूटिलाइज कर सकती है। डिवेंचर का मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद डिवेंचर। तो डिवेंचर का मतलब होता है कंपनी जब पब्लिक से लोन मांगती है उसे डिवेंचर बोला जाता है। तो जब डिवेंचर का पैसा रीपे करती है, जैसे लोन का पैसा रीपे करना होता है, तब कंपनी अगर प्रीमियम में मतलब रीपे करेगी तो जो एक्स्ट्रा पैसा देगी उसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकती है। फॉर परचेज ऑफ ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, कंपनी अपना इक्विटी शेयर जो मार्केट में इशू कर रखी है, कंपनी खुद ही अपना शेयर खुद खरीद सकती है, जिसको बोला जाता है बाई बैक। ठीक है, बाई बैक बोला जाता है। तो ये सब जो है बाईबैक करने का बहुत सारा रीजन वगैरह होता है, जब डिटेल्स में रहेगा तब हम बताएंगे। बाईबैक मान के चलो, बाईबैक का मतलब है कंपनी अपना ही शेयर मार्केट से जो है वो परचेस करना चाहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है अगर कंपनी को लग रहा है मेरे पास बहुत ज्यादा सरप्लस पैसा है, हम इतने सारे बाहर के शेयर होल्डर को पे नहीं करना चाहते, तो कंपनी क्या कर सकती है, अपना शेयर खुद खरीद सकती है और मार्केट से होल्डिंग जो पब्लिक के अंदर है वो कम कर सकती है। ठीक है, इस पे बहुत सारा रीजन होता है, अभी बोलेंगे तो बाईबैक पे ही लगातार 3-4 क्लास हो जाएगा। ऐसा मतलब इस तरह का सब लेंदी टॉपिक है। डिवेंचर का रीपे, इसका भी बहुत सारा रूल्स होता है, लेकिन अभी हमारे लिए इतना काफी है। अभी हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स, वहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कहाँ का इशू यूज होता है। एक तो बोनस शेयर इशू करने पे हो जाएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना है तो यूज कर सकते हैं, जो भी कमीशन डिस्काउंट ये सब का अगर हमारा कोई खर्चा हो रखा है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। रीपे अगर हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं, चाहे वो डिवेंचर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, तो उसके लिए हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं देखो, इट मे बी नोटेड दैट सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 whose financial statement comply with the accounting standard prescribed for them can't apply the securities premium account for the purpose of B&D mention above। ये पॉइंट का मतलब क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 133 में कुछ स्पेशल कंपनी का बात बोला गया है। वो कंपनियां सिक्योरिटीज प्रीमियम को बी और डी पॉइंट के लिए यूज नहीं कर सकती है, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए और जो डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए प्रीमियम अगर लग रहा है तो वो यूटिलाइज नहीं कर सकता है। कौन सा कंपनी? अगर सेक्शन 133 के अंडर कोई कंपनी है और उन्हें अपना प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम में रिडीम करना है या डिवेंचर को प्रीमियम में रिडीम करना है और उनके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा है, तो है वो यूज नहीं कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रीमियम पेड इन केस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और ना ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकता है। कौन सा कंपनी? सिर्फ वही कंपनी जो सेक्शन 133 में आता है, बाकी सारी कंपनियां यूज कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीमियम का एंट्री दे रखा है कि प्रीमियम का क्वेश्चन हमें कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम जस्ट प्रीमियम का एक क्वेश्चन है ये बता देते हैं तो थोड़ा सा जो है क्लैरिटी रहेगा जो भी मैंने अभी तक बताया। तो इलास्ट्रेशन 6 देखो क्या बोल रहा है, 1 अक्टूबर 2020 पायोनियर इक्विपमेंट लिमिटेड रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each टू बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25% पेएबल एज। तो बोल रहा है कि 25% प्रीमियम में शेयर इशू हुआ है, एप्लीकेशन पे 25 रुपए देना है, अलॉटमेंट में 75 रुपए देना है, बाकी पैसा हमें देना है कैसे, बैलेंस अमाउंट देना है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो अगर 25 रुपए देना है और 75 रुपए देना है, 75 रुपए बोल रहे हैं प्रीमियम के साथ है, और 100 रुपए का शेयर अगर 25% प्रीमियम पे गया है तो प्रीमियम कितना है, 25 रुपए का। तो इसमें अगर 25 रुपए प्रीमियम है तो कैपिटल कितना है, 30, क्योंकि सॉरी 30 बोल रहे हैं, 50 और 25 मिला के ही तो 75 होगा। तो बैलेंस कितना होता है, अगर ये प्रीमियम के साथ है तो ये 110 दिखना चाहिए, 125 दिखना चाहिए, सॉरी 10 क्यों, 125, मतलब 100 रुपए कैपिटल का, 25 रुपए प्रीमियम का, तो शेयर 125 में इशू हो रहा है। और ये एक्स्ट्रा 25 रुपए कब देना पड़ेगा, अलॉटमेंट के साथ देना पड़ेगा। नॉर्मली अलॉटमेंट के साथ ही देना पड़ता है, अगर क्वेश्चन हमें नहीं कुछ बताता है तो हम लोग उसे अलॉटमेंट के साथ ही दिखाते हैं, बाकी अगर बोलेगा कि एप्लीकेशन के साथ देने बोला है तो वैसे दिखा देंगे।
The shares were allotted by the company on 20th October. Allotment money was duly received on 31st October. हम लोग को बोल रहे हैं जर्नलाइज करना है, ठीक है, तो अलॉटमेंट तक ही करेंगे। तो देखो कैसे होगा एंट्री। पहले तो एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा जैसे मिलना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एप्लीकेशन का पैसा October 1, 2020 October 1 को मिल रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन का कितना पैसा मिल रहा है देखो, 2,50,000 इंटू 25, तो 25 इंटू 25 625 होता है। 625 और 1 2 3 4 0, ठीक है। अच्छा, अब ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में। ये कब ट्रांसफर होगा, जिस दिन अलॉटमेंट हो रहा है वो होगा 20th अक्टूबर को। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डेट डिसाइड किया था वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है। 6250000 4 0 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अलॉटमेंट का पैसा, तो अलॉटमेंट में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पहले ये देखना पड़ता है कि हमें कितना पैसा मिल सकता है, ड्यू एंट्री। तो ऐसे हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्योंकि ये देखो मैंने ये थोड़ा सा यहाँ पर पूरा लिख लेते हैं पहला बार, नहीं तो समझ में नहीं आएगा सबको। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कब मिलेगा, अलॉटमेंट के साथ मिलेगा। प्रीमियम का पैसा कितना है खुद समझना पड़ेगा, 25% प्रीमियम है तो 25 रुपए 100 रुपए पे, तो यहाँ पर प्रीमियम 25 रुपए का है और कैपिटल जो है ये 50 रुपए का है, इनटू यहाँ पर शेयर है 2,50,000, यहाँ पर भी 2,50,000। तो अलॉटमेंट में टोटल कितना मिलेगा 75 इंटू 2,50,000। अब देखते कितना हो जाएगा 25 75 इंटू 25, तो ये वैल्यू हो गया 1875 और 4 0, और 25 इंटू 5 ये हो जाएगा 125 5 0, ये 4 और 1 5, ठीक है। और 25 और 25 625 और 4 0, ये हम लोगों ने सोचा कि इतना पैसा मिलेगा, और जब पैसा रिसीव होगा तब कैसे एंट्री होगा, तब इस तरह से होगा। बैंक अकाउंट डेबिट October 31 को हो रहा है, देखो यहाँ पर डेट दिया हुआ है October 31 को, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि सारा ही पैसा हमें मिल चुका है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। 75 रुपीज मिला है 2,50,000 पे, 1875 18,75,000 सॉरी 1 करोड़ ऐसा कुछ हो रहा है, 1,75,000 ऐसा होगा, तो हम 87,50,000 1,87,50,000, ठीक है। तो ये जस्ट एक कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हमें पे करना है, ठीक है। तो प्रीमियम हम लोग कैसे काउंट करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे कि प्रीमियम का अमाउंट क्या है। देखो हम समझा देते हैं एक बार फिर से, प्रीमियम अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 रुपीज पे 25% प्रीमियम देना पड़ेगा, तो ये हो गया 25 रुपीज, ठीक है। अब हमें कैसे देना है, एप्लीकेशन में देना पड़ेगा 25, क्वेश्चन में कुछ प्रीमियम का बात नहीं बोला है, अलॉटमेंट में बोला है 75 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब हमें पता है कि प्रीमियम कितना है 25, ये प्रीमियम हो गया, तो कैपिटल के टूवर्ड्स कितना होगा, इसका डिफरेंस तो 50 रुपीज ये कैपिटल में जाएगा। देखो वही हम लोगों ने कैपिटल में दिखाया, और जो प्रीमियम है प्रीमियम में दिखाया, और बैलेंस फिर कितना हो जाएगा, कैसे पता चलेगा बैलेंस कितना होगा, क्योंकि ये विथ प्रीमियम लिखा हुआ है, तो टोटल 125 हो रहा है, क्योंकि 125 रुपए 125 रुपए शेयर का वैल्यू किया गया है, तो बैलेंस अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पर चेक करके देखो 25 प्लस 75 माइनस 125, तो ये हो गया 25, और 25 रुपीज कंपनी कॉल के तौर पे आगे जाके फ्यूचर में मांग सकती है, ठीक है। हमें उसका एंट्री करने नहीं बोला है, तो मैंने इसीलिए उसका एंट्री नहीं दिखाया। तो यहाँ पर हम लोग का बेसिक्स का पूरा क्लोज होता है, मतलब
अंडर ओवर और जो है अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, पार सब्सक्रिप्शन, और उसके साथ हम लोग का प्रीमियम वाला, डिस्काउंट वाला तो वैसे बोला नहीं है, प्रीमियम वाला भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोराटा करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें थोड़ा टेक्निकल बात होता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोराटा से स्टार्ट करेंगे। आज यहाँ तक ही करते हैं, तुम लोग यहाँ तक पहले देख के कंप्लीट कर लो।